बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और आज के पैनल का हिस्सा होंगे सलमान आबिद साहब, इस्माइल कासिम साहब, हैदर वहीद साहब और डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। नाज़रीन, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जमहूरियत का आलमी दिन मनाया जा रहा है और आज के दिन तमाम जमहूरी मुल्कों में अवाम की हुक्मरानी को फ़रोग़ देने का आज़म किया जाता है। कहने को तो पाकिस्तान भी एक जमहूरी मुल्क है, पार्लिमानी निज़ाम है, अवाम की हाकमियत है, अवामी नुमाइंदे जवाब दें, लेकिन बदकिस्मती से इस जमहूरियत में अवाम महकूम और अवामी नुमाइंदे हाकिम बन चुके हैं। इस वक्त पूरा मुल्क सैलाब जैसी आफत का शिकार है। अवाम शदीद मुश्किलात में है। 3 करोड़ 30 लाख अवाम दरबदर है। महंगाई से खुदकुशियाँ हो रही हैं। बिजली के बिलों ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। ताहम इस इंतहाई नाजुक वक्त में भी नाम नहाद जमहूरी लीडर अवामी खिदमत की बजाय एक दूसरे को मुल्क दुश्मन, गद्दार, चोर, डाकू, लुटेरे और करप्ट साबित करने में लगे हैं। इस सियासी लड़ाई में न सिर्फ कमज़ोर जमहूरियत मज़ीद कमज़ोर हो रही है, बल्कि मुल्क मुआशी तौर पर दिवालिया होने के करीब है। अगर हकीकत में इस मुल्क को जमहूरी मुल्क बनाना है तो इस वक्त सियासतदानों को मिसाक जमहूरियत, मिसाक मईशत और मिसाक अखलाकियात की अशद ज़रूरत है, वरना ऐसी जमहूरियत सियासतदानों के लिए तबाही के सिवा कुछ नहीं। ये हमारा पहला टॉपिक होगा और इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए आज का पहला और बड़ा सवाल। सलमान आबिद साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। दुनिया भर में आवाम की हुक्मरानी को फ़रोग़ देने के आज़म का दिन, जिस तरह पाकिस्तान में ज़ाहिर है आम आदमी जब भी अपने उसके नुमाइंदे से उसको बहुत सी तवक्कुआत होती हैं, ख़ासतौर पर जो बुनियादी हुकूक़ के नफाज को यकीनी बनाना। आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम के सम्राट अवाम तक पहुँच रहे हैं? देखिए दुआ, पहली बात तो यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त दुनिया में जितने भी निज़ाम हैं सियासी तौर में, उसमें जमहूरी निज़ाम जो है वो काफ़ी हद तक काबिल कबूल है पूरी दुनिया के पॉलिटिक्स में। ये कोई आइडियल नहीं है, लेकिन बाकी निज़ामों के मुकाबले में कंपैरिजन करें तो हमें जमहूरी निज़ाम बेहतर लगता है। लेकिन सवाल जो आज की दुनिया में है और जिसकी रिफ्लेक्शन आपने अपने इंट्रो में दी है कि क्या इस जमहूरियत का ताल्लुक अवामी मफादात के साथ है या नहीं है, और क्या ये जमहूरियत एक मीनिंगफुल जमहूरियत है, ट्रांसपेरेंट जमहूरियत है, अकाउंटेबल जमहूरियत है, पीपल पार्टिसिपेशन के ऊपर बिलीव करती है, लोगों को डिसीजन मेकिंग में इंगेज करती है, जो पूरेस्ट क्लास हैं उनको ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की बात करती है, तो फिर हमें इसके जवाबात नफ़ी में नज़र आते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में जमहूरियत का और जमहूरी निज़ाम का डिसकनेक्टिविटी जो है वो लोगों के दरमियान और जमहूरी निज़ाम में नज़र आती है। स्टेट का और लोगों का जो पीपल्स कॉन्ट्रैक्ट है, यानी आवाम का और रियासत का जो बाहमी ताल्लुक़ है, वो हमें कमज़ोर नज़र आता है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ रूलिंग एलीट है, उसने पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को कैप्चर किया हुआ है और उसके अंदर आपकी लीगल सिस्टम भी आ जाता है, आपका पॉलिटिकल सिस्टम भी आ जाता है, आपका ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी आ जाता है, आपका एस्टेब्लिशमेंट भी आ जाता है, आपके और बड़े ताकतवर ग्रोह जो है वो आ जाते हैं। अगर कोई नहीं आता तो वो अवाम जो है उसके अंदर निज़ाम का हिस्सा नहीं बनती, और इस जमहूरी निज़ाम में अवाम जो है उसकी हैसियत एक बैगर के तौर पे बना दी जाती है। यानी आइए हम आपको चैरिटी करते हैं और उस चैरिटी में किसी को कुछ मिलेगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अब आप मुझे बताइए ना कि जो इस वक्त हमारे यहाँ, ये मैं आज की हुकूमत की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी हुकूमत को उठा के देख लें, आपको सबसे ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन जो है वो लोगों के अंदर जो नज़र आती है वो ये है कि ये गवर्नेंस का निज़ाम ठीक नहीं है, डेमोक्रेटिक सिस्टम हमें स्पेस नहीं दे रहा, हमें लीगल सिस्टम से स्पेस नहीं दे रहा। और देखिए जमहूरियत वहाँ चलती है दुआ जहाँ आप रिफॉर्म्स करते हैं, लीगल रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, हेल्थ रिफॉर्म्स, लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म्स। अब आप मुझे बताइए, ये एक अजीबो गरीब जमहूरी निज़ाम है जो सब कुछ करता है लेकिन रिफॉर्म नहीं करता, और अगर रिफॉर्म करता है तो उसको कॉस्मेटिक्स तरीके से लाता है ताकि आम आदमी तक उसके मफादात नहीं पहुंचे। आप तो अभी सैलाब की बात कर रही हैं, जलजला हो जाए, आफात आ जाए, यहाँ रोजमर्रा की जो मामूल की जिंदगी है। अब आप मुझे बताइए, बिजली के बिल आ रहे हैं, गैस के बिल आ रहे हैं, इकोनॉमिक डेप्रीवेशंस हैं, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज के मॉडल हैं, आप कहाँ लोगों को उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं कि लोग कहें कि जमहूरियत ही हमारी मंजिल है, जमहूरियत ही हमें ताकत दे रही है, जमहूरियत के साथ ही हमारा निज़ाम चलेगा। इसीलिए लोग ये कहते हैं जी जो मर्जी निज़ाम आ जाए, जब फौजी निज़ाम आता है, सियासी निज़ाम आते हैं, लोग कहते हैं जी निज़ाम जो मर्जी ले आए, आप डिलीवर तो करें ना कम से कम। हम डिलीवर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम एक अदम तसलसल का शिकार रहता है। और उसमें एक वजह मैं और कहना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारे यहाँ डिसकनेक्टिविटी ऑफ डेमोक्रेसी भी बहुत रही है। आपने देखा कि 30-30, 15-15 साल, 11-11 साल की जो जिसे कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत होती है, फौजी हुकूमतें आ जाती हैं, उसकी वजह से भी एक कंटिन्यूएशन नहीं बन पा रही। ना यहाँ पोलिटिकल पार्टियाँ हैं, ना यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप है, एक फैमिली बेस्ड सिस्टम है,
एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं जो इस निज़ाम को चला रही हैं, जिससे लोगों के अंदर जो है मायूसी की झलक जो है वो हमें देखने को मिलती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मायूसी की झलक इसलिए भी है क्योंकि ये जो हमारे हुक्मरान हैं, अवामी नुमाइंदे जो जवाब दें अवाम को, ये जमहूर की यानी अवाम की बात ही नहीं करते हैं। डॉक्टर जमील अहमद खान, यहाँ तो इक़्तिदार की जंग है जो बज़ाहिर नज़र आता है। आप समझते हैं जिस तरह सलमान आबिद साहब ने कुछ अहम पहलुओं पर रोशनी भी डाली कि पाकिस्तान में आप समझते हैं कि मीनिंगफुल जमहूरियत है? नहीं, मीनिंगफुल जमहूरियत तो खैर नहीं कही जा सकती पाकिस्तान में। बहरहाल जमहूरियत की एक्सप्लॉइटेशन ज़रूर कही जा सकती है। आवाम के जो कॉस्ट पर एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, और इसका मतलब ये नहीं कि जमहूरियत में कोई खामी है। इसका मतलब ये है कि जो हाकिम है, जो हुक्मरान है, जो वाकई में अपने आप को अवामी नुमाइंदे कम और हाकिम ज़्यादा समझते हैं, तो खराबी वहाँ से पैदा होती है। और उस खराबी की वजह से अवाम की जो नागुफ्ता सूरत हाल थी पहले, वो सैलाब की वजह से तो उनकी मजीद अब जिसे जानकारी का आलम आ गया है। अगर उसको देखा जाए, जो जिन फुटेज को हम देखते हैं या जिन लोगों के साथ हम जाते हैं या जिनका कैंपों में हमने विजिट किया है, उससे अंदाजा ये होता है कि हमारे हुक्मरानों का इसका इदराक ही नहीं है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे चीफ मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं, वो बिल्कुल एक ऐसे पॉकेट्स में उनको डिप्टी कमिश्नर या दूसरे ले जाते हैं जिसका कि अंदाजा नहीं होता है। और इस वक्त जो पॉलिटिक्स में जो आपने अपने इंट्रो में आपने बात की जा रही थी, उसमें कि सियासतदान एक दूसरे पर इल्जामात के बौछार, एक दूसरे पर अखलाकियात के मयार पे न उतरने वाली गुफ्तगू और अल्फाज और कलमात एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए, वो तो खैर चले जो नौजवान नस्ल है उनका जो इस वक्त या पांचा हो रहा है अखलाकियात के लिहाज से सियासी मैदान में और सियासी कलमात में और सियासी गुफ्तगू को सुनकर, वो तो उसका खमियाजा तो बाद में भुगता जाएगा। लेकिन इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है, माशी सूरत जो इस वक्त हमारी है, वो हमारे मुल्क का इस वक्त सबसे बड़ा एक नेशनल सिक्योरिटी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन गई है। और अब तो जब सैलाब के बाद जहां के तखमीना लगाया गया है, जो इस वक्त 10 बिलियन का कह रहे थे, जो कि तकरीबन 40 बिलियन तक पहुंच रहा है, और हमारे पास तो ना वो सकत है ना, तो इसमें नुकसान किसका होगा? नुकसान एक आम आवाम का होगा। जहां जमहूरियत या सियासत जहां एक इंडस्ट्री का दर्जा ले जाए कि सियासत जो करने आते हैं उसमें आप जैसे और मुझ जैसे लोग बहुत सियासत में आपको आटे में नमक के बराबर भी नहीं मिल सकेंगे, इसलिए कि ना उनको टिकट मिलता है, ना ही वो इलेक्शन लड़ने की सकत रखते हैं 3, 4, 5, 10 करोड़ रुपया खर्च करने की। लोग तो खैर बिलियन भी करते हैं, लेकिन 10 करोड़ या 8 करोड़ से कम में तो आप इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते हैं। तो एक आम मुतवसत तबके का शख्स तो वैसे भी जमहूरियत में यहाँ शामिल नहीं हो सकता है। हाँ, वोट दे सकता है। जिस मुल्क पे जमहूरियत को चलाने के लिए लोगों की जिंदगियों के कॉस्ट पर उनको जो इमदादी सामान आया हुआ है, आज भी कमर अली खान एक जगह है सिंध में, वहां छापा मारा है सेशन जज ने, और वहां उसने एक कसीर तादाद में खाने पीने की चीजें जो इमदाद आई हुई थी, एमए वगैरह सारे वहां से रिकवरी दिए। किसको जा रहे थे? जिन्होंने वोट देने हैं। दिए किसको जा रहे थे? उनसे प्लेजेस लिए जा रहे थे। तो जहां सूरत हाल यहाँ पैदा हो जाए, तो वहां इंसान का और अवाम का जमहूरियत पर ईमान मुतजलजल हो जाता है, और जो कि अच्छी बात नहीं है किसी मुल्क के लिए भी। जमहूरियत पर यकीन होना चाहिए, दस्तूर पर यकीन होना चाहिए। दस्तूर ही एक वाहिद चीज है जो कि हमारे अवाम और हुकूमत के अवाम और रियासत के दरमियान एक बाइंडिंग है। उस बाइंडिंग में चाहे वो आर्टिकल 38 हो, जिसमें आपने लोगों की फलाह बहबूद का भी ख्याल रखना है, इनइक्वालिटी का मामला, बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, लेकिन मगर है काश कि वो किताब दस्तूर की उठा के और उस पर रिफॉर्म उसी हिसाब से करें। जी हाँ, तो ना रिफॉर्म हो रही है, ना लोगों की दादरसी हो रही है। यहाँ तो मैदान अखाड़ा जो सजा हुआ है, उस अखाड़े में एक दूसरे को चित करने की कोशिश की जा रही है दोनों तरफ से, चाहे वो हुक्मरान पार्टी हो या अपोजिशन पार्टी हो। और ऐसी सूरत में जो नजरअंदाज हो रहे हैं वो इस फ्लड इफेक्टीज हो रहे हैं। उनको ना इतनी कवरेज मिल रही है, ना उनकी दादरसी के लिए जो उनको होना चाहिए वो हो रहा है। सियासतदान अपनी सियासत खेल रहे हैं। जी
जी जी, इस्माइल कासिम साहब, क्या आपको लगता है जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि हम शुरू से ही फिर इस तरह से महरूम हैं, हम जमहूरियत का नाम तो लेते हैं कि हमारे मुल्क में जमहूरियत है, लेकिन आवाम तक वो जो जमहूरियत के मायने हैं कि आवाम की हाकमियत आवाम के ज़रिए आवाम के लिए, वो हम ट्रू जिसकी कहते हैं उस तरह से हम नहीं कर पा रहे। आपको लगता है कि ये जमहूरियत से वाबस्ता अवामी तवक्कुआत हैं वो पूरी हो पाएंगी? बहुत शुक्रिया दुआ। देखें, जमहूरियत एक ऐसा निज़ाम है जो कि सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। इब्राहिम लिंकन की 16 में US प्रेसिडेंट थे, जब से उन्होंने कहा डेमोक्रेसी फॉर द पीपल बाय द पीपल, जो पूरी स्टेटमेंट थी उनकी वो बड़ी चलती आ रही है और उसको बड़ा हाईलाइट किया जाता है हर साल 15 सितंबर को। लेकिन 2-4 इनहेरेंट फ्लॉज हैं डेमोक्रेसी के अंदर जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो है राइट टू वोट। हम खुद इलेक्ट करते हैं अपने लीडर्स। तो एक बंदा फॉर एग्जांपल एक बंदा उसने 20-22 साल की तालीम हासिल की हुई है, एक्सपोजर है पूरी दुनिया का, एक उसका वोट है। दूसरी जानिब एक वो बंदा जिसको बदकिस्मती से शायद गुर्बत की वजह से, लिटरेसी की वजह से, किसी वजह से भी कोई एक्सपोजर नहीं मिला, तो इन दोनों बंदों का वोट किस तरह से बराबर हो सकता है? ये एक बेसिक सा एक फ्लॉ है। एक और है, मैं आपको सेंटर फॉर फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी जो एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की अगर एक रिपोर्ट का स्टार्ट शेयर करता हूँ। 154 ममालिक के अंदर उनका जो सर्वे कंडक्ट हुआ उसके अंदर जो डिससेटिस्फैक्शन थी डेमोक्रेसी को लेके, उसके अंदर एक ड्रास्टिक इंक्रीज नज़र आया। मतलब अगर हम मिड 1990s की बात करें, 1995 के अंदर वो 47.9% पे रेंज करता था, जो इस टाइम बढ़कर 54% को क्रॉस कर गया। और इसके अंदर तमाम ममालिक है, मतलब आप यूरोप से अफ्रीका चले जाएं, बोथ दी अमेरिकाज चले जाएं, एशिया ले आएँ, मिडिल ईस्ट को ले आएँ, तमाम ममालिक शामिल हैं। इसके अंदर अगर मैं फर्दर ऐड करूँ तो 2007 के अंदर जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये 15 सितंबर का दिन मुख्तस किया था कि हम डेमोक्रेसी को प्रमोट करेंगे, तो 3 गोल्स भी दिए गए थे। पीस था, ह्यूमन राइट्स थे, डेवलपमेंट थी। तो मैं यहाँ पे सवाल पूछता हूँ कि सबसे पहले कि विच इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड? तो जवाब इज़ इंडिया। तो मैं पूछता हूँ कि क्या वो तीनों चीज़ें वहाँ पे पूरी हो रही हैं? क्या ह्यूमन राइट्स वहाँ पे वायलेट नहीं हो रहे? क्या वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को सब्जुकेट नहीं किया जा रहा है? सबसे ज़्यादा वहीं पे हो रहा है। जितनी भी आप बातें उठा के देख लें, RSS की आइडियोलॉजी को देख लें, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को देख लें, हर लिहाज से तो डेमोक्रेसी सुनने में अच्छी लगती है, बट इश्यूज हैं उसके साथ, और ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। सही जी। हैदर वहीद साहब, हम जमहूरियत के सही मानों तक, हम अपने सिस्टम, हमारे सिस्टम में ये नाकामी क्यों है कि हम जमहूरियत के सही मानों तक नहीं पहुँचे? आप समझते हैं कि जमहूरी निज़ाम के सम्राट, अगर हम पाकिस्तान की बात करें क्योंकि आज उसका दिन मनाया जा रहा है जमहूरियत का, तो जमहूरी निज़ाम के सम्राट आवाम तक पहुँच रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वोट जो है उसको रोंदा जाता है, और जब वोट को रोंदा जाता है तो हकीकी मायनों में जो है वो आवाम की नहीं सुनी जाती। वैसे तो आइन एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो आवाम ने बनाया है, और आवाम के ही नुमाइंदे हैं जो पार्लियामान में बैठते हैं, और आवाम के ही नुमाइंदे हैं जिनसे फिर एक वज़ीर आज़म मुंतखब होकर काबीना बनाता है, और एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं मिनिस्टरों के थ्रू। दीगर ब्यूरोक्रेट्स अपॉइंट होते हैं, वो भी एक इनडायरेक्टली तो सारा जो है वो रूट अवाम होनी चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि हमने कुछ 2-3 सवाल हैं जिनका कोई जवाब ढूंढने से या उसकी डिबेट में हम पूरी तरह पढ़ नहीं पाते कि हम एक फलाई रियासत हैं, हम क्या एक जो है वो एस्टैब्लिशमेंट रन स्टेट हैं, क्या हम कॉन्स्टिट्यूशनली रन स्टेट हैं, क्या हम इस्लामिक रिपब्लिक हैं, या हम एक ऐसी फेडरेशन है जहाँ मुसलमान अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, जहाँ फंडामेंटल लॉ इस्लाम ज़रूर है लेकिन हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हैं, क्या हम वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी पर बेस्ड हैं। अभी बात एक इंटरेस्टिंग की गई कि क्या एक ज़हीन इंसान का वोट वही होना चाहिए जो कि एक ऐसे इंसान का जिसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, जिस तरह चाइना का मॉडल है कि जो बेहतर है कंपनी की तरह वो CEO बन जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी का हेड बन जाता है। वो देखें, वो चीज़ें बड़ी वैसे तो आइडियल लगती हैं, और चाइना एक होमोजेनस मुल्क भी है, लेकिन पाकिस्तान में एक तो डिफरेंट एथनिसिटीज़ हैं, डिफरेंट शिकें भी, डिफरेंट फ़िरके भी हैं, और साथ साथ हमें ये समझना होगा कि अगर हम कमज़ोर तबके को नुमाइंदगी नहीं देंगे, उसका वोट जो है उसकी हैसियत या उसका वज़न कम रखेंगे, तो फिर उसके हालात कभी बदलेंगे भी नहीं। अगर मैं और आप मिलके हमने अकाउंटेबल नहीं होना, तो हम ऐसे ही कवानीन बनाएंगे, ऐसा ही निज़ाम तश्कील देंगे जिससे हमें आपको फ़ायदा है। तो प्रॉब्लम यह है कि बेशक इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा मौसर हो सकते हैं, ज़्यादा ज़हीन होते हैं, ज़्यादा तजर्बा होता है, ज़्यादा शऊर होता है, लेकिन आप वोट का वज़न उस पर ज़्यादा रखने का मतलब ये होगा कि फिर जो बाकी 98% हैं उनके हालात बदलेंगे नहीं, अगर क्योंकि आप अकाउंटेबल ही नहीं होंगे उन पे।
आप तो उनको नजरअंदाज कर देंगे, बल्कि आगे आने वाले जमाने में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है जिस तरह से खदशा है कि टेक ओवर करेगी, तो ये जो मजदूर हैं, जो लेबरर्स हैं, जो असेंबली लाइन है, इनकी जरूरत जो है फिर क्या रह जाएगी और उनका फिर क्या बनेगा? फिर क्या हम एक सोशल स्टेट आधे बन के इनको एक बेसिक स्टाइपेंड देंगे और असल में काम वही चंद लोग करेंगे? तो मेरे ख्याल से ये डेमोक्रेसी में वर्केबल नहीं है। वन मैन वन वोट, वन वुमन वन वोट इसीलिए रखा गया है कि वरना फिर आप अकाउंटेबल नहीं होते। और बात तो वैसे तो अपील करती है कि जाहिर है कि जिस बंदे ने 3 डिग्रियां की हैं उसका वोट वही कैसे हो सकता है जिसने 2 जमातें नहीं पढ़ी। लेकिन मसला ये है कि फिर 2 जमातों वाला जो है वो कभी भी 2 जमातों से आगे नहीं बढ़ पाएगा अगर हम उसको इक्वल इज्जत नहीं देंगे एक जमहूरियत में। बिल्कुल ट्रू। जी इस्माइल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाह रहा हूँ, जो 2 जमातें वाला जो नहीं पढ़ रहा, बदकिस्मती से वो अभी भी नहीं पढ़ पाएगा। बिकॉज मसला इसके अंदर सिर्फ ये कि लोग 500 रुपये देके तो आप वोट खरीद लेते हैं। आप 500 रुपये देके बिरयानी की प्लेट पे आप जाए कहते हैं अरे फलां चीज़ पे ठप्पा लगा देना। तो ये वाला मेरा पॉइंट था। इसमें तो ऑब्वियसली एक डिबेट लंबी हो जाएगी, लेकिन ऑब्वियसली एवरीबडी शुड हैव अ राइट टू वोट और एवरीबडी शुड हैव अ राइट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये तो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, नॉट अबाउट दैट। डेमोक्रेसी स्पेसिफिकली फॉर आवर ओन कंट्री, अगर अपने मुल्क की बात की जाए तो बिरयानी 500 रुपये ये हमारे वोट की कीमत होती है। सही है, लेकिन ये बनाने वाले भी तो हम ही में से लोग होते हैं। हम जमहूरियत की बात करते हैं, ये जमहूरियत को भूल क्यों जाते हैं? जो जमहूरियत के चैंपियन हर हलके में जाते हैं, आम आदमी को बड़े बड़े उन्होंने वादे किए होते हैं, वोट भी लेते हैं, उनका हक दिलाने की बात करते हैं, बेसिक राइट्स की बात करते हैं, लेकिन वो उस तरह से पूरे नहीं उतरते क्योंकि यहाँ सिर्फ इक़्तिदार की जंग है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से हम वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल होगा, क्या सदर मुमलिकत सियासी इस्तेहकाम के लिए मुअस्सर किरदार अदा कर सकते हैं? राय लेंगे ब्रेक के बाद। कि जिस तरह हमारी माइशत तेजी से नीचे जा रही है, अगर इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम ना आया, मुझे ये खौफ है कि ये उधर पहुंच जाएगा कि इसको कंट्रोल करना, इसको फिर गिरने से रोकना सबके लिए मुश्किल हो जाएगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक वो ये नहीं आएगी, मुझे अब ये खौफ है कि ये माइशत किसी सूरत अब इस्तेकाम पे नहीं पहुंच सकता, कोई नहीं पहुंचा सकता। इस मुल्क के बड़े बड़े मुजरिम ऊपर बैठे हुए, 60% कैबिनेट जमानत के ऊपर है, प्राइम मिनिस्टर को सजा होने वाली थी ये FIA केस के ऊपर, ये वो लोग ऊपर जो बैठे हुए हैं, इन सारों को अब समझ आ गई है तहरीक इंसाफ की मकबूलियत अब इसको मुकाबला नहीं कर सकती। लिहाजा ये कर क्या रहे हैं कि बजाय मुल्क का सोचने के, सिवाय अपने करप्शन केसेस खारिज करवाने के लिए, और सारों ने मिल के वो जो 1100 अरब रुपया इन्होंने जो अमेंडमेंट किया नैब पे, उस सिवाय उसकी फिक्र करने की इनके पास कोई हल नहीं है पाकिस्तान की ये माइशत को और मुल्क को सुधारने का। तो आज मैं अपनी सारी कौम से अपील करता हूँ कि ये इस मुल्क को अगर हमने मजीद इस दलदल से निकालना है, इस तरह की महंगाई से बचाना है जिस तरफ जा रही है, फौरी तौर पे साफ और शफाफ इलेक्शन अनाउंस किए जाएं। नाज़रीन, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है। साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सियासी इस्तेहकाम के लिए फौरी इलेक्शन कराने का मुतालबा कर रहे हैं और कौम को बाहर निकालने के लिए आखिरी कॉल देने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट अपने मौक़िफ़ पर डटी है और इलेक्शन समेत तमाम फैसले अपने मुकर्ररा वक्त पर करने का ऐलान कर रही है। बढ़ती सियासी महाजराई में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब का एक इंटरव्यू सामने आया है। उनकी ख्वाहिश है कि कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर मामला हल होना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि नामुमकिन कुछ नहीं है, मुज़ाकरात के लिए कोशिशें कर रहे हैं, जल्द अच्छी खबर आने वाली है। इसी से मुतल्लिक होगा हमारा सवाल। हैदर वहीद साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। बज़ाहिर तो लग रहा है कि इमरान खान साहब सिर्फ इलेक्शन पर ही बात कर सकते हैं, हुकूमत के साथ बैठ सकते हैं, मुज़ाकरात की मेज़ पर आ सकते हैं, इसके अलावा लग नहीं रहा कि कोई और ऐसी ऑप्शन है जिस पर वो आगे बढ़े। साथ में वो ये भी कहते हैं कि आखिरी कॉल दूंगा, जब लोग बाहर निकलेंगे तो हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अब उन्हीं की जमात के सदर मुमलिकत हैं आरिफ अलवी साहब, वो ये कहते हैं कि जल्दी अच्छी खबर आ सकती है, मुज़ाकरात भी हो सकते हैं कुछ लो और दो की बुनियाद पर। आपको लगता है कि इस बढ़ती सियासी महाजराई और इस तल्ख माहौल में वाकई अच्छी खबर आ सकती है? जी हैदर वहीद साहब। जी सॉरी, मैंने सवाल नहीं सुना, जरा दोहरा दीजिएगा। जी हैदर भाई साहब, सवाल ये है, जिस तरह सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने कहा है कि कुछ नामुमकिन नहीं है, मुज़ाकरात की कोशिशें कर रहे हैं, जल्द अच्छी खबर आ सकती है, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहते हैं कि सिर्फ अर्ली इलेक्शन पर ही बात हो सकती है। तो जो सदर मुमलिकत ने कहा, आपको लगता है कि इस सियासी महाजराई में वाकई कोई अच्छी खबर आ सकती है, मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ सकते हैं इमरान खान साहब हुकूमत के साथ?
देखें, इमरान खान साहब की पूरी सियासत का दारोमदार इस पे रहा है कि सबको चोर चोर कह के ब्रेन वॉश कर दिया जाए मुल्क को कि ये पुराना पाकिस्तान है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल से इसका कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। और इसकी वजह से और इसी नैरेटिव को परवान चढ़ाने के लिए उन्होंने इस पे कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं किया। हालांकि वो प्राइम मिनिस्टर थे, अपने ही हाउस को कॉम्प्रोमाइज किया, नहीं चलाया और ऑपोजिशन से ताल्लुकात कभी भी ऐसे नहीं रखे कि मामला जो है वो बढ़ाए जा सकें। तो मेरे ख्याल से खान साहब ओवर्टली और ऑप्टिक्स वाइज तो साथ नहीं बैठेंगे, क्योंकि उनका पूरा नैरेटिव ही है कि इनसे बात ही नहीं की जा सकती चाहे कुछ भी हो जाए। और वो शरीफ खानदान और जरदारी भुट्टो खानदान जो है, इनके साथ अपने आप को किसी भी तरह से जोड़ना नहीं चाहेंगे। पसे पर्दा चाहे प्रेसिडेंसी या न्यूट्रल्स हों, उनके थ्रू जरूर बात हो सकती है, लेकिन खान साहब जो है वो ओवर्टली सामने नहीं आएंगे। अभी खान साहब ने गूगली जो कराई है, क्योंकि खान साहब को बहुत शौक है कि वो कहीं ना कहीं जो है वो ऐसी कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं कि वो जो है अपने ऑपोजिशन को कंफ्यूज कर सकें। अब कहाँ एक तरफ जो है वो मीर जाफर, मीर सादिक की तरफ थे, और अब उन्होंने कहा है कि इन अ वे के बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। अब इसी तरह हम इसको पढ़ेंगे ना। दूसरा ये भी मान लिया कि नवंबर में इलेक्शन का कोई चांस नहीं है, वरना उनकी एक्सटेंशन से क्या ताल्लुक होता अगले इलेक्शन का। यानी उन्होंने दो चीजें तस्लीम की जो वो पहले नहीं मानने को तैयार थे। एक के बाजवा साहब की एक्सटेंशन हो सकती है, और दूसरा कि इलेक्शन नवंबर तक नहीं होंगे। ये दोनों चीजें उन्होंने मान ली हैं। अब वो इससे होता, लेकिन ये है कि दूसरी तरफ बाजवा साहब की एक्सटेंशन या बाकी चीजों पे हमने तो ओवर्टली सियासी तौर पे तो कोई बात सुनी नहीं थी अभी तक इस तरह से। जाहिर है चेमा गोइयां, स्पेकुलेशन ये तो चलती रहती हैं, लेकिन ये इसको एक इशू बना दिया खान साहब ने आउट ऑफ द ब्लू। चीफ अवामी स्टाफ के अपॉइंटमेंट को पहले मुतनाज़ा बनाया और उसके बाद बात कर दी कि ये अगले, क्योंकि मुतनाज़ा है तो इसलिए बाजवा साहब एक्सटेंड हो जाएं, लेकिन तैनाती ना हो अगले इलेक्शन तक। यानी कि नवंबर से पहले इलेक्शन का कोई चांस नहीं है, जब भी वो चाहते हैं बाजवा साहब एक्सटेंड हो जाएं। तो ये एक नई चीज खान साहब ने सियासत में इंट्रोड्यूस की है कि जो के सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए जो है वो उनको किसी तरह से वो कंफ्यूज करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि ये वर्क करे ना करे, लेकिन खान साहब जो है वो ये समझ रहे हैं कि अब इलेक्शन उनको नहीं मिलने वाले। मेरा नहीं ख्याल के खान साहब को इलेक्शन मिलने वाले हैं, और आई थिंक वो इस बात को तस्लीम करते हुए नजर आ रहे हैं। जी डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, इमरान खान साहब ये भी कहते हैं अब वो ज़्यादा देर सब्र नहीं करने वाले, जिस तरह उन्हें दीवार से लगाया जा रहा है। अब मतलब उनका कहना यही है कि वो आखिरी कॉल देंगे और आवाम बाहर आएगी। लेकिन उन्हीं की जमात के हैं प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब, वो बड़े पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अच्छी खबर आ सकती है। आपको लगता है इस सियासी इस्तेहकाम के लिए सदर आरिफ अलवी साहब कोई किरदार अदा कर सकते हैं? नहीं, सदर तो पहले देखें, दस्तूर के मुताबिक चलेंगे ना, तो दस्तूर में आर्टिकल 41 को उन्होंने सामने रखना होगा कि यूनिटी ऑफ रिपब्लिक, उसमें उन्होंने सारों को साथ लेके चले। लेकिन उनके पास अख्तियारात क्या है? कोई भी फैसला अगर वो करें तो अपने तौर पर तो नहीं कर सकते, वो तो दैट हैज टू बी ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। वो आपके दस्तूर का आर्टिकल 48 है, वही साहब ज्यादा कौन जानेगा इसको। तो ये चीजें उनके जो है वो लिमिटेड स्कोप है हमारे इस जो दस्तूर है इसके मुताबिक। तो उसमें वो सिर्फ एक पैगाम रसा के तौर पर दोनों साइड पर कर सकते हैं। लेकिन इससे बढ़कर बात ये है कि अलवी साहब को जो लोग जानते हैं और जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं उनको पता है कि वो इमरान खान के सामने तो खड़े नहीं हो सकते और आंखों से आंखें मिलाकर बात भी नहीं कर सकते। तो जब ऐसा नहीं है और इमरान खान उनकी बात भी नहीं सुनेंगे बल्कि उनको अपनी बात बनवाएंगे, तो उस सूरत में उनका क्या रोल रह जाता है? ठीक है, वो बिल्कुल यकीनन सुप्रीम कमांडर भी हैं, लेकिन वो विद इन दैट फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन आपने दूसरी जो बात की वो मेरे लिए बड़ी अहमियत वाली बात है कि मैं बहुत खतरनाक साबित होऊंगा और मैं अब काल अगर मैंने दे दी तो मेरे हाथ से बात बाहर निकल सकती है। तो इससे एक बड़ा सवाल उभरता है कि इस वक्त जो मुल्की हालात है, जो उन्होंने आज की अपनी खुद वीडियो जो उन्होंने रिलीज की है उसमें उन्होंने खुद बयान किया है कि हमारी क्या मईशत की क्या नागुफ्ताबे हालत है। उन्होंने सारे फिगर्स दिए हैं कि इस वक्त हमारा रिस्क लेवल जो है 22.7% हो गया है। और खान साहब ने खुद फिगर दिए है कि 30 बिलियन हमारा जो है वो डेट सर्विसिंग और प्रिंसिपल को डिस्चार्ज करने के लिए हमारे पास 12 बिलियन से कम IMF, ADP और सारों मिल के आए हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप सिर्फ उनके अपने ही इंडिकेटर देख लें तो इस वक्त जिस तरह आप अपने पहले सेगमेंट में फरमा रही थी कि इस वक्त तो जरूरत इस बात की है कि कोई जो है मिसाके मईशत, कोई मिसाके जमहूरियत,
कोई ऐसा मामला, मुल्क को अपने पैर पर तो खड़ा होने दें। बिल्कुल सही बात है। आपको मैं बताऊं कि जो यूएनडीपी के डायरेक्टर जो अभी गए हैं हाल ही में छोड़ के, उन्होंने जो बातें करके गए हैं, और यूएनडीपी एक बहुत अहम एजेंसी होती है अक़वाम मुत्तहिदा के स्ट्रक्चर्ड सेक्रेटेरिएट की। वो कहते हैं कि इस मुल्क के सियासतदान, इस मुल्क के एलीट जो है, वो जो काम करते हैं, जो रिफॉर्म करते हैं, वो अपने फायदे में करते हैं, और टैक्स रिफॉर्म वगैरह भी जो करते हैं वो सारे अपने फायदे में करते हैं। गरीब आवाम का कोई नहीं सुनता है, पॉवर्टी ज्यादा बढ़ती जा रही है, और वही सूरत हाल अभी भी हो रही है। आप अंदाजा करें कि जो लोग गेटेड उसमें रह रहे हैं आबादियों में और घरों में, उनको गेटूज का क्या पता कि कच्ची आबादियों में क्या हो रहा है, तो दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम। तो वो तमाम चीजों का अगर देखा जाए, जी आप कुछ कह रहे हैं? जी बिल्कुल, आप कंप्लीट कीजिए। जी जो उन तमाम चीजों को अगर देखा जाए, तो ये उसका अपना जो यूएनडीपी का डायरेक्टर को मैं कोट करते हुए, और जाहिर है भी हम इस चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं कि तकरीबन कोई 45-50% जब पॉवर्टी लेवल हो जाए, और ऐसी सूरत में अगर सियासी खलिश जारी रहे तो मुल्क का कोई भला तो नहीं होगा। इस वक्त इलेक्शन बताइए कि अगर 3/4 सिंध पूरा डूबा हुआ है, अभी भी पानी है, बलूचिस्तान की सूरत हाल देखें 80%, पंजाब का सदन पंजाब देख लें, एपी देख लें, इलेक्शन कराने की हम अगले अगर जिस तरह की उनकी डिमांड है कि अभी इसी वक्त बड़ी तौर पर फिल फॉर कराया जाए इलेक्शन, कैसे हो सूरत में? बिल्कुल ये मुमकिनात में से नजर नहीं आ रहा है। रहा सवाल मैं खतरनाक हो जाऊंगा, वो जाहिर है मुल्क के लिए कोई ज्यादा बेहतरी नहीं होगी अगर ये जलूस जलसे अगर ये आपस से बाहर हो गया और बिखर गए, तो मुल्क की जो इकोनॉमी है, जो बात फिर आगे होने वाली है, आज हो जाएगी। और बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। हाँ बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। मुल्क इस वक्त मुतहम्मिल नहीं है इस तरह की एक्टिविटी का। सलमान आबिद साहब, आपको लगता है सदर आरिफ अलवी साहब पैगाम रसां के तौर पर इमरान खान साहब को मना सकते हैं, वो बैठ जाएं? सियासी इस्तेहकाम की तो ज़रूरत है क्योंकि वो खुद बहुत सारे इशूज़ को रेज़ कर रहे हैं। देखिए, हमने पहले भी इसी प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो है किसी आइसोलेशन में ये रोल नहीं प्ले कर रहे, उनको पूरी सपोर्ट है एस्टैब्लिशमेंट की। एक बात जहन में रखिएगा, और वो तीनों तरफ से, यानी एस्टैब्लिशमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी, हुकूमत के कॉन्टेक्स्ट में भी, और अपोजिशन के कॉन्टेक्स्ट में भी एक ब्रिज के तौर पे रोल प्ले कर रहे हैं। और अगर उन्होंने कहा है कि अच्छी खबरें आ रही हैं, तो वो अच्छी खबर क्या हो सकती है? एक हुकूमत का नारा है कि जी अगस्त 2023 में इंतखाबात होंगे, इमरान साहब कहते हैं कि फौरी इलेक्शन होंगे, तो एक दरमियाना रास्ता निकाला जाएगा जो दोनों के लिए काबिल कबूल होगा। एक बात आप अभी डॉक्टर जमील साहब कहते हैं कि इलेक्शन, अच्छा चले हम इलेक्शन नहीं कराते, क्या इलेक्शन ना करा के ये मुल्क आगे बढ़ जाएगा? इस बात की क्या जमानत है? क्या हम अपनी इकॉनमी को दुरुस्त कर लेंगे? और क्या ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन और इतनी ज्यादा महाजराई टकराव है, क्या इसके नतीजे में पाकिस्तान की सियासत और मईशत दुरुस्त हो जाएगी? अच्छा, अगर हम इलेक्शन नहीं करा सकते तो हम बाई इलेक्शन तो करवा रहे हैं ना। अभी 9 सीटों का इलेक्शन अक्टूबर में शुरू हो जाएगा, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। उसके अलावा जिमनी इलेक्शन है, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करा सिंध में हो रहे हैं सेकंड फेज के, पंजाब में दिसंबर को लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन तो हो रहे हैं, वो कौन से हमने रोक दिए हैं? कहां आज इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया कि सैलाब की वजह से हम पाकिस्तान में जितने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो रहे हैं उनको खत्म कर रहे हैं? देखिए, बात यह है कि जो चीज होनी है वो होनी है। अगर आप ये कहेंगे कि ये चीजें रोक दी जाएं, मुझे नहीं लगता है कि रुकने वाली हैं। अब ये फैसला होगा, गिव एंड टेक होगा ना आइडियल सिचुएशन में हुकूमत की बात मानी जाएगी, ना अपोजिशन की मानी जाएगी। अगर किसी ने रोल निकालना है तो कोई बीच का रास्ता तो निकाला जाएगा ना। एक बात तो सिंपल सी ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए, बात सिंपल सी है, इमरान खान सब क्या डिमांड करते हैं वो एक अलग बहस है। इमरान खान की सारी बातें तो नहीं मानी जाएंगी ना। जब आप मुज़ाकरात के ऊपर आएंगे तो फिर बातें आप देखिए ना, पिछले कुछ दिनों से आपको नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब के साथ अमेरिकन के लोगों की, सफीरों की मुलाकातें हो रही हैं, इमरान खान के लबो लहजे में तब्दीली आई है, वो इंतजार कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कोई ना कोई चीज पसे पड़ता तो चल रही है ना, जिसकी बेसिस के ऊपर कुछ गुफ्तगू आगे बढ़ रही है। अब ये नतीजा खेज होती है नहीं होती है, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। इस्माइल कासिम साहब, आप क्या समझते हैं, अच्छी खबर आ सकती है? अच्छी खबर मुश्किल नज़र आती है। मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस हद तक बढ़ चुकी हुई है। फैसलाबाद की अगर मैं एग्जांपल दूं तो धागा बनाने वाली 40 जो स्पिनिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद हो गई हैं। ओवरऑल 160 इंडस्ट्रीज़ पूरे मुल्क के अंदर बंद हो गई हैं। 60% के करीब जो आपकी डाउन साइजिंग की गई है, और इससे लाखों लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं।
IMF का प्रोग्राम आने के बावजूद आपकी जो रुपए की कदर है वो कम होती जा रही है। तो ये वाले मामला हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है और ये नहीं ठीक हो सकते अनलेस और अनटिल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। तो वो कैसे आ सकती है? अगर ये हुकूमत के पास कोई एजेंडा, कोई प्लान या कुछ भी वे ऑफ एक्शन होता तो वो कर लेते हैं ना अब तक इम्प्लीमेंट, बट उनसे नहीं हो पा रहा। तो फिर उसके अंदर अल्टरनेटिव क्या आता है आपके पास? अल्टरनेटिव आपके पास एक ही आता है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवा लें। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि खान साहब तो जा सकते हैं, वो तो शायद 2/3 ले जाएं, ये हुकूमत जा नहीं सकती। तो इन्होंने बड़ा मिसकैलकुलेट किया है, इनको गलत समझाया गया। और एक और चीज़ भी इसके अंदर, अगर मैं नून की PR देख रहा हूँ ना, तो मैं इनको सबसे पहले तो कहूँ कि जो खान साहब को जो आप इतना हाइप देते हो वो ना दो। जो खान साहब का खौफ है ना वो इनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक साबित होता है खान साहब हिमसेल्फ से ज़्यादा। तो वो मसला नहीं है, तो उसको थोड़ा सा छोड़ें और फैक्ट्स की तरफ देखें। बिल्कुल ठीक। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक सवाल ये होगा, क्या गवर्नमेंट आलमी सतह पर मौसर सिफारतकारी कर पाएगी या नहीं? राय लेंगे ब्रेक के बाद। Pakistan, including Sindh, needs today massive financial support. The fact is that we are already living in a world of climate change, so there must be massive support to create conditions for those that are in the hot spots of climate change, and Pakistan is one of the 15 hot spots. नाज़रीन, करे कोई भरे कोई, दुनिया के अमीर मुल्कों की गलतियों से पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली के तबाहकुन असरात सामने आ रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग के बाइस हालिया बारिशों और सैलाब से पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ रहा है। बड़े पैमाने पर तबाही की वजह से अमीर मुल्कों से ये मुतालबा किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान के नुकसान का मुआवजा अदा करें, जबकि पाकिस्तान ने भी मौसमियाती तब्दीली का मामला आलमी फोरम पर उठाने का फैसला किया। इसी से मुतालिक हमारा सवाल डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। सवाल ये है कि मौसमियाती तब्दीली को मद्देनजर रखते हुए क्या आप समझते हैं कि गवर्नमेंट आलमी सतह पर मौसर सिफारतकारी कर पाएगी? जी, अभी तो शुरू नहीं हुई है, और जिस तरह हमने मौसर सिफारतकारी कश्मीर के मामले में हम गुफ्तगू ज़्यादा करते रहे और सिफारतकारी उसमें इतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, उसी लिहाज से क्लाइमेट डिप्लोमेसी, अभी आपने जो फुटेज सुनवाई सेक्रेटरी जनरल की, सिर्फ उसके सेक्रेटरी जनरल की जो स्टेटमेंट्स हैं कि नेचर जो है वो स्ट्राइकिंग बैक टू द कंट्रीज बट अ रॉन्ग टारगेट लाइक पाकिस्तान, तो इसको अगर हम क्लाइमेट डिप्लोमेसी में हम ले आए तो हम इससे काफी फायदा उठा सकते हैं। आप मिसाल के तौर पर आज SCO का इजलास है, उसका आर्टिकल 3 क्या कहता है SCO का, कि जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का, वो SCO का आर्टिकल कहता है कि उस क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए मेंबर कंट्रीज उसमें एक दूसरे का हाथ बटाएं। मैंने कहीं नहीं सुना अभी तक की प्रोसीडिंग के बारे में कि आर्टिकल 3 को लेके हमने कहीं बात की आवाज उठाई हो। इसी तरीके से दुनिया में अगर हम क्लाइमेट डिप्लोमेसी के तहत जो सेक्रेटरी जनरल ने कहा है सिर्फ इसको ही हम आगे पहुंचा दें तो हमें इस मामले में काफी रिलीफ मिल सकता है, जो कि अभी तक हम नहीं कर सके। मेरी तमन्ना है कि रिलीफ मिल सकता है जो अभी हम नहीं कर पाए। लास्ट सेंटेंस की ये जो हम बाकी जो क्लाइमेट चेंज अपनी जगह पर हम खुद भी खतावार है कि हम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान नहीं किया है और उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है। जी हाँ जी, सलमान आबिद साहब। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, क्लाइमेट चेंजेस के कॉन्टेक्स्ट में दो खतरात हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। सवाल यह है कि एक्सटर्नल खतरात को डील करने के लिए आपने क्या मैकेनिज्म डेवलप किया है और इंटरनल इश्यूज को डील करने के लिए आपका क्या प्लान है। यानी हमारे पास अगर हमने क्लाइमेट चेंज को डील करने का कोई मैकेनिज्म बनाया हुआ है तो कोई पेपर आपके पास है, कोई आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, कोई आपको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का, कोई आपको फेडरल गवर्नमेंट का कोई प्लान ऑफ एक्शन नजर आता है, कोई रोड मैप नजर आता है। असल में होता यह है कि क्लाइमेट चेंज की बातें भी उस वक्त होती हैं जब हम सैलाब से गुजर रहे होते हैं। जैसे ही सैलाब गुजर जाता है फिर ये क्लाइमेट चेंज भी भूल जाते हैं और फिर हम रोजमर्रा की सियासत का अंदर पड़ जाते हैं, जिसका नुकसान फिर कौमी सतह पर उठाना पड़ता है। जी इस्माइल साहब, मैं बताऊंगा कि आपने कहा कि करे कोई भरे कोई, इसके अंदर एक चीज़ अंडरस्टैंड करना है कि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी है। यस, हमारी मिशंस कम है, बट दैट इज़ बिकॉज हम एक गरीब मुल्क है। ओवरऑल हमारा लाइफस्टाइल वही है, वर्टिकल ग्रोथ नहीं है, आप देख लें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है नहीं एंड स्टफ लाइक दैट। इसमाइल साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। हैदर भाई साहब, आपसे माज़रत, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए।